हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से हैं और आपकी पढ़ाई गतिमान है। तो आइए मैं आज शीतल पांडे, करीम सिटी कॉलेज के फैकल्टी ऑफ एजुकेशन से आपके समक्ष पेपर 7A का क्लास लेने आई हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास पेपर 7A सेमेस्टर 2 के लिए है और जिस विषय में आज मैं चर्चा करने जा रही हूँ वह विषय है यूनिट प्लान यानी इकाई योजना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको सेमेस्टर 2 में मेथड पेपर पढ़ना है जो आपका पेपर 7A है। इसमें कुल मिलाकर आपको 3 यूनिट पढ़ने हैं और हर एक यूनिट का अपना बुलेट्स है, सब यूनिट्स है। इकाई योजना आपके तीसरे यूनिट से मैंने उठाई है। तीसरे यूनिट में आप देखेंगे उसमें आपको इकाई योजना यानी यूनिट प्लान पढ़ना है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं यूनिट प्लान्स के बारे में और आगे जानकारी बढ़ाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इकाई एवं इकाई योजना का अर्थ क्या है, हमारे लिए पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है। यहाँ एक बेहद दिलचस्प बात यह है कि यह जो यूनिट शब्द है यानी इकाई, यह जो है यह इसकी धारणा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के समग्रता के सिद्धांत पर आधारित है। आपको याद होगा आपने पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सेमेस्टर 1 में पढ़ा था, जिसमें आपने गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के बारे में जानकारी अवश्य हासिल की होगी। ज़रा उसको एक बार रिकैप कर लीजिएगा, तब आगे बढ़ते हैं हम इकाई योजना को समझने में। इकाई योजना के अनुसार ज्ञान एक इकाई है, अतः बालकों के सामने ज्ञान को समग्र अथवा इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वैसे हर्बर्ट ने भी विषय वस्तु के पारस्परिक संबंधों, मैं फिर से कह रही हूँ, हर्बर्ट ने भी विषय वस्तु के पारस्परिक संबंधों यानी एकीकरण की तरफ ध्यान आकर्षित किया था। शुरू में इकाई को किसी विषय का ऐसा विस्तृत क्षेत्र माना गया जिसका छात्र अध्ययन कर सकता है। बाद में इस धारणा के स्वरूप में परिवर्तन के साथ ही इसे किसी समस्या अथवा योजना से संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समग्रता के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इकाई योजना के संबंध में कुछ शिक्षाविदों ने अपनी परिभाषा दी है, अपनी मान्यताओं को सामने रखा है, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रिस्क के शब्दों में, यानी तो ग्रेट स्कॉलर रिस्क ने इकाई योजना के संबंध में जो बातें बताई हैं वह इस प्रकार है। इकाई शब्द किसी समस्या अथवा प्रकरण से संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समग्रता अथवा एकता को प्रकट करता है। वहीं दूसरी ओर बॉसिंग ने भी इकाई से संबंधित, इकाई योजना से संबंधित अपनी जो परिभाषा दी है वह इस प्रकार है। बॉसिंग ने इकाई के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है, इकाई अर्थपूर्ण तथा एक दूसरे से संबंधित क्रियाओं की एक व्यापक श्रृंखला है जो उस तरह विकसित की जाती है कि छात्रों के उद्देश्यों की पूर्ति करती है तथा उन्हें महत्वपूर्ण शैक्षिक अनुभव प्रदान करती है, जिसके कारण उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन होते हैं।
इस प्रकार इकाई का अभिप्राय उस ज्ञान, उस क्रिया तथा उस अनुभव से है जिसे संगठित रूप से परस्पर संबंधित किया जाता है तथा जिनके द्वारा निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है एवं छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होते हैं। इकाई की धारणा का शिक्षण प्रक्रिया में इकाई योजना के रूप में प्रयोग उपयोगी सिद्ध हुआ है। यानी शिक्षा जगत में इकाई योजना काफ़ी उपयोगी है और इसने अपना काफ़ी रोल अदा किया है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इस क्षेत्र में अदा की है। शिक्षा के क्षेत्र में यह एक आधुनिक प्रयत्न है। इसे योजनाबद्ध शिक्षण हेतु जरूरी माना जाने लगा है। इसके अंतर्गत पहले विषय के पाठ्यक्रम को विभिन्न इकाइयों में बांटा जाता है तथा इन इकाइयों को पाठों में बांट दिया जाता है। इसे गौर से सुनिए। पहले विषय के पाठ्यक्रम को विभिन्न इकाइयों में बांटा जाता है और फिर इकाइयों को पाठों में बांट दिया जाता है। इकाई योजना तैयार करने के पश्चात पाठ योजना बनाना आसान हो जाता है। यानी किसी भी पाठ योजना की पृष्ठभूमि क्या है? इकाई योजना। इकाई योजना के निर्माण के बाद ही पाठ योजना का निर्माण आसान हो जाता है, गतिमान हो जाता है। तो जब हम इकाई योजना के अर्थ को स्पष्ट कर चुके हैं, इसकी परिभाषा को हम समझ चुके हैं, विभिन्न शिक्षाविदों द्वारा दी गई परिभाषाओं की हम चर्चा कर चुके हैं, तो आइए अब हम इसकी चर्चा करते हैं कि आखिर इकाई योजना कैसे बनाई जाती है। किसी भी इकाई योजना को उसके प्रमुख सोपानों के द्वारा निर्मित किया जाता है। इसके लिए हमें यह समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इकाई योजना के सोपान क्या क्या हैं। इकाई योजना का निर्माण कुछ निश्चित पदों अथवा सोपानों पर आधारित होता है जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहली इसकी सीढ़ी है, सबसे पहला इसका सोपान है इकाई के शीर्षक का चुनाव। सबसे पहले इकाई के शीर्षक का चुनाव विषय के पाठ्यक्रम में से किया जाता है। इसका अगला सोपान है, द्वितीय सोपान है इकाई के सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण। इकाई के शीर्षक के चयन के बाद अगली जो प्रक्रिया होती है वह होती है सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण करना। यानी सबसे पहले इकाई योजना में शीर्षक का चुनाव करना होता है और उसके बाद सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है। इकाई का खंडों में विभाजन, यह इकाई योजना का तीसरा सोपान है। इस सोपान के अंतर्गत शिक्षण के लिए इकाई का खंडों में अथवा उप इकाइयों में विभाजन किया जाता है। इन खंडों का निर्धारण करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि इनमें क्रमबद्धता तथा सुसंबद्धता बनी रहे, इनके बीच आपसी तालमेल बना रहे। अगले सोपान की हम चर्चा करते हैं जो है चौथा सोपान, और यह है इकाई खंडों का विकास। गौर कीजिएगा, सबसे पहले इकाई योजना में शीर्षक का चुनाव होता है, उसके बाद सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण होता है, इकाई के खंडों का विभाजन किया जाता है और अंत में इकाई खंडों का विकास किया जाता है। इस सोपान में इकाई के खंडों का विकास कैसे किया जाता है, यह इसके भी कुछ अपने चरण हैं जो अग्रलिखित हैं, उस पर प्लीज़ गौर फरमाइए। सबसे पहला खंड है उप इकाई के विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण।
इकाई खंडों के विकास की हम चर्चा कर रहे हैं, जो इकाई योजना का चौथा सोपान है। तो इकाई खंडों का जो विकास है वह इन 3 उप इकाइयों के द्वारा संपूर्ण किया जाता है, जिसमें पहली इकाई है, जिसका पहला सोपान है उप इकाई के विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण। हर खंड अथवा उप इकाई के विशिष्ट उद्देश्यों को पृथक पृथक निर्धारित किया जाता है। इन विशिष्ट उद्देश्यों को छात्रों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों के रूप में व्यक्त कर दिया जाता है। दूसरा, हर खंड की विषय वस्तु या शिक्षण बिंदुओं का निर्धारण किया जाता है। इसमें हर खंड अथवा उप इकाई की विषय वस्तु या शिक्षण बिंदुओं का निर्धारण कर दिया जाता है। तीसरे भाग में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का निर्धारण होता है। इसके अंतर्गत हर खंड अथवा उप इकाई से संबंधित अध्यापक की क्रियाओं, छात्रों की क्रियाओं, शिक्षण पद्धतियों तथा रीतियों, प्रयोग में लाई जाने वाली सहायक सामग्री आदि का निर्धारण कर दिया जाता है। आइए अब आगे हम चर्चा करते हैं इकाई योजना के 5वें सोपान की। इकाई योजना का 5वां सोपान है इकाई प्रस्तावना की तैयारी। इस सोपान के अंतर्गत संपूर्ण इकाई की प्रस्तावना को तैयार किया जाता है तथा इसे इकाई योजना के अंतर्गत इकाई के सामान्य उद्देश्यों के पश्चात लिखा जाता है। 6वां और अंतिम सोपान इकाई योजना के निर्माण का है प्रगति का मूल्यांकन। प्रगति का मूल्यांकन यह सोपान छात्रों में हुए अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों का पता लगाने अथवा छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने से संबंधित है। यह मूल्यांकन विविध तरह के प्रश्नों के माध्यम से किया जा सकता है। अब आगे हम चर्चा करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है इकाई योजना का प्रारूप कैसा होता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इकाई योजना के प्रारूप को देख करके आप समझ जाएंगे कि किसी भी इकाई योजना का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। देखिए सबसे पहले यहाँ विषय लिखा है, इकाई लिखी है, उप इकाइयाँ, इकाई के सामान्य उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, इकाई प्रस्तावना, अध्यापक कथन, इकाई विकास, उप इकाई उद्देश्य, शिक्षण बिंदु, अध्यापक छात्र, पद्धति, सहायक, क्रियाएं, सामग्री, मूल्यांकन आदि। तो उम्मीद करती हूँ इकाई योजना से संबंधित जो जानकारी मैंने आपको दी है वह आपके लिए अवश्य लाभकारी होगी। आप इस PDF को ध्यान से पढ़िएगा और जहाँ कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो, आपका प्रश्न आपके मानस पटल पर आए तो अपने उस प्रश्नों को मेरे समक्ष अपने WhatsApp ग्रुप के द्वारा ज़रूर प्रस्तुत कीजिएगा। लेकिन मैं उम्मीद करूंगी कि आप इस PDF को, इस PPT को ध्यान से पढ़ेंगे, मेरे वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे और अपने डाउट्स को मेरे सामने रखेंगे। आपके हर प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ और मैं सदैव तत्पर रहूँगी। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।